ये नेपाल के रसुआ के बाजार की तस्वीरें हैं और फ्लैश फ्लड के बाद यहाँ का मंजर देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कुछ वक्त पहले तक यहाँ लोगों की जिंदगी सामान्य थी। जहाँ कभी घर थे, दुकानें थी और लोगों की आवाजाही थी, अब वहाँ दूर दूर तक सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। पानी उतर चुका है लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गया है। इन घरों में रहने वाले कितने लोग इस सैलाब में बह गए, कितने लोग बच पाए, अभी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फ्लैश फ्लड इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जब तक लोगों को खतरे का एहसास हुआ और वो अपने घरों से निकलकर भाग पाते, तब तक पानी अपना रौद्र रूप दिखा चुका था और अब जहां कभी जिंदगी थी वहां सन्नाटा है। तबाही की खबरें मिलते ही नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रसुआ जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में कई जगह सड़कें और रास्ते बर्बाद हो चुके थे। ऐसे में लोगों तक पहुंचने का सबसे तेज जरिया हेलीकॉप्टर ही था। सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए इन इलाकों का जायजा लिया जहां जमीन के रास्ते पहुंचना मुश्किल था। इसके बाद फंसे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लापता लोगों को ढूंढना। क्योंकि सिर्फ घर ही नहीं टूटे, इस आपदा ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हिला दिया है। कई इलाके एक दूसरे से पूरी तरह कट गए हैं, सड़कें बह गई हैं, पुल टूट गए हैं और संचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं। नेशनल हाईवे का करीब 40 किलोमीटर लंबा हिस्सा भी बाढ़ की चपेट में आ गया। यानी जिन रास्तों से राहत और बचाव की टीमें लोगों तक पहुंच सकती थीं, उनमें से कई रास्ते अब मौजूद ही नहीं हैं। रसुआ में नदी पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इस तबाही में पूरी तरह बर्बाद हो गया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल के सामने चुनौती कितनी बड़ी है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में नेपाल अकेला नहीं है। पड़ोसी देश में आई इस भीषण आपदा की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने इस त्रासदी पर संवेदना जताई और नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री की पहली खेप लेकर नेपाल पहुंच चुका है। इसमें अस्थायी आश्रय के लिए जरूरी सामान, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जरूरी दवाएं शामिल हैं। क्योंकि इस वक्त नेपाल को सिर्फ बचाव की नहीं बल्कि उन लोगों तक मदद पहुंचाने की जरूरत है जिनके घर, सड़कें और संपर्क के रास्ते सब कुछ इस सैलाब में खत्म हो चुका है। नेपाल इस वक्त एक अप्रत्याशित संकट से गुजर रहा है। नेपाली सेना और स्थानीय प्रशासन लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने में जुटे हैं और इस मुश्किल घड़ी में भारत भी नेपाल के साथ खड़ा है। क्योंकि जब पड़ोसी देश पर मुसीबत आती है तो मदद सिर्फ एक देश की नहीं, इंसानियत की जिम्मेदारी बन जाती है। त्रिशूली ने जिस तरह सैलाब फैलाया है और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, अब यहाँ पर ना सड़क मार्ग आपको मैं अगर बताऊं कि मैं किन रास्तों से आया, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों से होते हुए, उन पहाड़ों के ऊंचे इलाकों से होते हुए काठमांडू की पूरी वैली पार करते मुझे यहाँ तक पहुंचना पड़ा। आमतौर पर जो 2 घंटे का रास्ता होता है वो पूरी रात ट्रैवल करते हुए तब मैं नोवाकोट पहुंच पाया हूँ। सड़कें बंद है क्योंकि त्रिशूली के सैलाब में सड़कें उसका शिकार हो चुकी हैं और उसी के साथ साथ वैली देखिए 14 से 15 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है इवैक्यूएशन रेस्क्यू के लिए, लेकिन ये वैली बार बार पैक हो जा रही है और ऐसे में जो एयर ऑपरेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू, क्योंकि अभी प्राथमिकता है सर्च एंड रेस्क्यू और इसी के साथ जो जीवित लोग हैं जहां जिनके एसओएस मिले। अगर आपको याद हो नीचे से जैसे त्रिशूल का आवेग बढ़ा, लोग इस तरह के रास्तों से ऊपर भागे और जो पहाड़ी इलाकों थे इन सारे इलाकों से वहां पर छुपने की कोशिश कर रहे थे, एसओएस मैसेजेस भेज रहे थे कि हम यहां से जाएंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इसीलिए इन रास्तों से, पहाड़ों से होते हुए हम जल्दी उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां त्रिशूली का वो प्रवाह और वो वेग दिखाई पड़ेगा जिसके लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इस राहत बचाव ऑपरेशन में कि आप ए सॉटी जो है वो लिमिटेड है, आप उनको विंग क्लिक करते हैं उसके बाद निकालते हैं और वहां पर, और उसी के साथ साथ सड़क मार्ग को फिर से जो शुरू करना है वो अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ज्यादातर लोग जो वो ना जाएं, लेकिन ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो आगे फंसी हुई थी उस सैलाब के उस पूरे इलाके में, अब वो धीरे धीरे एक एक करके वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह पैमाने पर जिस हमने तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह अब तक वहां जो जानकारी आ रही है, सबसे पहले चीजों को रिस्टोर करना, कनेक्टिविटी रिस्टोर करना, सड़क मार्ग पे करना, दुनिया भर की एजेंसियां जो है मदद पहुंचा रही हैं। भारत की ओर से जब मैं काठमांडू उतरा मैंने देखा वहां पर एक बड़ा सा एयरफोर्स का विमान पहुंचा हुआ था मदद लेकर के, तो पूरी दुनिया के लोग जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूएन की जो बॉडीज हैं वो भी मदद को लेकर के पहुंच रही हैं। 160 का आंकड़ा तो आज सुबह 9:30 बजे तक आया था। आप समझिए कि राहत बचाव कार्य में अभी प्राथमिकता शायद संभवतः ये गिनना नहीं कि वहां कितने लोग मारे गए हैं, जितने एसओएस मैसेज हैं हर किसी तक पहुंचा जाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए सरकार के द्वारा
कि जो जहां पर है वहां से उनको निकाला जाए, उनको फटाफट किसी तरह मदद पहुंचाई जाए, खाने रसद की किसी तरह की किल्लत ना हो। ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है नेपाल में, क्योंकि हम जहां हैं ये बिल्कुल हिमालय का सबसे ऊंचा इलाका है और एयर रेडियस में ज्यादा ये बर्फ के नीचे दरअसल वो बर्फीली चोटियां हैं, और यही अगर एयर रेडियस में आप जाएंगे तो सिर्फ कुछ मिनटों की सॉटी में आप तिब्बत के प्लेटो पे पहुंच सकते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में इतना बड़ा अभियान चलाना अपने आप में जो है कहते बहुत बहुत ही मुश्किल कार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।